नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आप देख रहे हैं भ्रम। मैं आपको यहाँ से हॉरर कहानियाँ, भूत पिशाच की कहानियाँ और सारी हर प्रकार की डरावनी कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपको भी ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन भी दबा दो। तो चलो कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं। दिवाकर, जो अपने मामा के शादी में अपने मामा के गांव जा रहा था। वो गांव काफ़ी दूर था शहर से, इसीलिए वो सुबह निकला, लेकिन उसे क्या पता था कि उसे पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। रात के करीब 8:30 बज रहे थे। दिवाकर बस से उतरा और इधर उधर देखने लगा। सिर्फ जंगल के सिवा वहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो अब थोड़ी दूर जाने लगा तो वहाँ एक बस स्टॉप था। उसने अपना फ़ोन निकाला और अपने मामा जी को फ़ोन मिलाया। मामा जी ने कहा कि वो कुछ ही समय में किसी न किसी को यहाँ भेज देंगे। वो कुछ देर बस यहाँ खड़ा रहे और किसी के आने का इंतज़ार करे। दिवाकर ने भी सोचा कि बारिश हो रही है और मैं इतनी रात को इस नदी को पार करके कैसे जाऊंगा। तभी उसका ध्यान एक नाव पर पड़ता है जिस पर एक आदमी बैठा हुआ था। दिवाकर यह देखकर अपने आप से बात करता हुआ कहता है, अरे यार, मैं इसी में क्यों ना चलूं। मामा जी जिसको भेजेंगे पता नहीं उसे आने में कितना टाइम लगेगा और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है। अगर ज़्यादा समय मैं यहाँ रुका और कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मैं यहाँ क्या करूँगा। मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। दिवाकर अपना बैग उठाकर उस नाव वाले के पास में आता है और उसे कहता है, अरे भैया, रामपुर की तरफ जाओगे। तभी वो नाव वाला अपना सर नीचे करते हुए कहता है, क्यों नहीं साहब, चलेंगे ना, आओ बैठो तो सही। दिवाकर अपना बैग उस नाव के अंदर रखता है और खुद उस पर चढ़कर बैठ जाता है। नाव वाला अब धीरे धीरे अपनी नाव आगे बढ़ाए जा रहा था। दिवाकर उस नाव वाले से बात करते हुए कहता है, अरे भैया, आप इतनी रात को क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आपको पता है ना कितनी बारिश हो रही है। तभी वो नाव वाला कहता है, हमारा तो काम ही साहब रातों को होता है। यह बात सुनकर दिवाकर थोड़ा सा तो डरा, फिर कहता है, हाँ बारिश हो रही है तो आपकी आमदनी भी ज़्यादा होती होगी, इसीलिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। तभी वो नाव वाला कहता है, दिन रात नहीं सर, सिर्फ रात को ही हम मेहनत करते हैं और हमें हमारा शिकार रात को ही नज़र आता है और हम शिकार भी रात को ही करते हैं क्योंकि हम दिन में निकल नहीं सकते। यह बात सुनकर दिवाकर फिर से डरा और झूठ मूठ की हंसी हंसने लगा। अरे भाई साहब, आप तो बड़े ही मजाकिया हैं। लेकिन उस इंसान का चेहरा नीचे ही था और उसका हिसाब से लग नहीं रहा था कि वो मजाक कर रहा है। दिवाकर अब चुपचाप साइड में बैठ जाता है। कुछ दूर जैसे ही नाव आगे बढ़ी तो दिवाकर अपने पीछे देखता है तो वो इंसान उसी के पीछे खड़ा हुआ होता है और उसका चेहरा इस बार साफ साफ नजर आता है। और उसका चेहरा जब दिवाकर ने देखा तो वो अंदर तक डर गया क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं, उसका पूरा शरीर सफ़ेद कलर का था, उसके दांत लंबे लंबे थे। वो इंसान नहीं बल्कि पिशाच था। पिशाच ने जैसे ही दिवाकर का गला पकड़ा, दिवाकर जोर जोर से चीखने लगा। पिशाच उसे अपने कब्जे में करा हुआ था। वो जैसे ही दिवाकर के गले पर अपने दांत गड़ा था, उससे पहले ही दिवाकर ने उसे साइड में फेंक दिया और वो
नाव के एक कोने की तरफ खड़ा हो गया। दिवाकर अब नदी में कूदना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि अगर वो नदी में कूदा तो उसकी मौत निश्चित है, और अगर वो इस नाव पर भी रहा तो उसकी भी मौत निश्चित है। अब आखिर दिवाकर करे तो करे क्या? दिवाकर को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसे अपनी एक दोस्त की बात याद आई कि उसके दोस्त ने बताया था कि पिशाच अगर सामने हो तो डरने की बात नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई चांदी की कोई भी चीज हो, उसे पिशाच को डराया और भगाया जा सकता है। दिवाकर ने अपने गले पर हाथ घुमाया तो उसके हाथ में एक चांदी की चेन आई। उसने जल्दी से वो चांदी की चेन निकाली और उसे उस पिशाच के ऊपर फेंकने लगा। पिशाच चांदी को देखकर ही दूर दूर होने लगा। पिशाच अब ना तो पानी में कूद सकता था और ना ही उस नाव पर रह सकता था। तो उसने प्लान बनाया कि वो दिवाकर से ये चांदी की चीज छीनेगा और दिवाकर का खून पिएगा। लेकिन दिवाकर भी अब उस चैन को अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके बचने की आखिरी उम्मीद भी बस यही एक चैन थी। दिवाकर अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? दिवाकर वो चांदी की चेन को अपने हाथ में पकड़े हुए उसके ऊपर फेंकने लगा, लेकिन जैसे ही वो चीज उस पिशाच को छुई, वो पिशाच का हाथ जलने लगा, उसमें से धुआं उठने लगा। यह देखकर अब उसे यकीन हो गया था कि दिवाकर जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। दिवाकर चाहता था कि वो इस पिशाच को यहीं मार दे, और अगर कोई भी और इंसान यहाँ आए तो उसको पिशाच नुकसान नहीं पहुंचाए। पिशाच के पास अब धीरे धीरे दिवाकर बढ़ने लगा, और अब दिवाकर पिशाच के जस्ट पास में आ गया था। उसने जैसे ही वो चांदी की चेन घुमाकर उसके सिर में डालने लगा, उससे पहले ही पिशाच ने दिवाकर का हाथ पकड़ लिया, और अब उसने दिवाकर के हाथ पर काट लिया, जिससे दिवाकर को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। लेकिन दिवाकर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने दूसरा हाथ अपने पहले हाथ के पास बढ़ाया और वो चेन छीनकर उस पिशाच के गले में डाल दिया। जैसे ही चेन उस पिशाच के गले में पड़ी, वो पिशाच अंदर ही अंदर जलने लगा, उसके शरीर से धुआं निकलने लगा और पिशाच जोर जोर से चीखने लगा। दिवाकर अब घायल हो चुका था और वो अब नाव के एक कोने में पड़ा हुआ था। दिवाकर की सांसें अभी भी चल रही थी। दिवाकर की आंखें अब धीरे धीरे बंद होने लगी, और कुछ वक्त बाद दिवाकर की आंखें बंद हो गई। दिवाकर को जब होश आया तो दिवाकर ने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया, और उसने देखा कि उसके हाथ पे जहाँ पिशाच ने काटा था वहाँ अब कोई भी निशान नहीं है। उसके पास उसके मामा जी, उसकी मम्मी और उसके नाना जी खड़े हुए हैं। यह देखकर दिवाकर जल्दी से खड़ा होता है और अपने मामा जी को वो सारी बात बताता है जो कल रात उसके साथ हुई थी। उसके मामा जी ने बताया कि वो पिशाच है, और वो पिशाच रात को यहाँ पर आने वाले मुसाफिरों का शिकार करता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। लेकिन पता नहीं उस नाव पर तुम कैसे पहुंचे, और वो पिशाच आखिरकार चला कहाँ गया। तुम्हारा पता नहीं कैसे, लेकिन तुमने अपनी जान बचा ली। तब उसने बताया कि पिशाच को उसी ने मारा है। उसके मामा की शादी में अब ज़्यादा विघ्न पड़ने वाला नहीं था। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। दिवाकर अब धूप में जाने से डरता है, और वो चांदी के कोई भी आभूषण नहीं पहनता। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
मैं आपके लिए ऐसी ऐसी कहानियाँ लाता रहता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो। तो चलो हम ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हैं, अगली कहानी में मिलते हैं।